हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने शासन प्रणाली से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसी टॉपिक को आज ख़त्म करेंगे और उससे जुड़े सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही। तो दोस्तों इसका आंसर है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सोशो इकोनॉमिक विकास के सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केंद्र में वंचित वर्ग ही है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? इसके ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या पुलिस राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य धारणा की व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है,
क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसके ऑप्शंस हैं संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो दोस्तों इसका आंसर है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका आंसर है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुन सकती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार को पराजित कर हटा देती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शंस हैं सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो दोस्तों इसका आंसर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ अन्य उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों इसका आंसर है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? इसके ऑप्शंस हैं एस.ए. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, एम.पी. पायली, अलेक्जेंड्रोविक्स या के.सी. वेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है के.सी. वेयर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए यह कथन के.सी. वेयर का है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं डी.डी. बसु, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या ए.के. अय्यर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? इसके ऑप्शंस हैं शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन या शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन। तो दोस्तों इसका आंसर है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु जिसे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं जी. ऑस्टिन, के.सी. वेयर, सर आइवर जेनिंग्स या डी.डी. बसु। तो दोस्तों इसका आंसर है जी. ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी. ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के.सी. वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को इनमें से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस हैं, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, या यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसका आंसर है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो दोस्तों यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य है
विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधिशास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो दोस्तों इसका आंसर है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने शासन प्रणाली से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।